नमस्कार साथियों, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहे थे। आईएमपी क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही थी और इसी सीरीज में मैं अगला लेक्चर आपके लिए लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अगले लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा को खोलने और ढीला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कहलाता है। अब यहाँ पर आपको हिंदी वाले लोगों को खास तौर से ध्यान देना है। ऑप्शन है हेरो, कुदाल, समकर्तक, कृषि जोप जाति, ये दिया हुआ है। अंग्रेजी में अगर देखे जाए तो बहुत ही आसान आपको हो जाएगा। An implement used for opening and losing of the soil is known as, आंसर आएगा प्लाऊ। समकर्तक, समकर्तक मतलब होता है हल। प्लाऊ जो है ये आपने देखा होगा, ये हमारे पास जो है एमबी प्लाऊ, मोल बोल्ड प्लाऊ जो है ये मिट्टी पलट हल, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ जो है आप यहाँ डायग्राम में चित्र में देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक समस्या यहाँ पर जो है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। यहाँ पर दिया है कल्टीवार, कृषि जोप जाति। आपको याद रखना है ये कल्टीवेटर नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है। कल्टीवेटर अलग होता है। कल्टीवेटर जुताई का यंत्र है, प्लोइंग में यूज होने वाला इंप्लीमेंट है। ये कल्टीवार है। कल्टीवार का मतलब होता है किस्म, या जो हम वैरायटी की बात करते हैं ये होता है कल्टीवार। तो यहाँ पर कल्टीवेटर नहीं दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि प्लाऊ भी आ सकता है सर, कल्टीवेटर भी आ सकता है, क्योंकि कल्टीवेटर दिया ही नहीं है यहाँ पर, ओनली प्लाऊ दिया है। इसलिए आंसर यहाँ पर क्या आएगा, प्लाऊ या समकर्तक या हल। ठीक है, ऐसे प्रश्नों से सावधान हमारे को एग्जाम में रहना है, क्योंकि उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज जो है वो हमारे को आंसर आने के बाद भी क्वेश्चन को गलत करवा देती है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी जुताई के लिए मृदा की आर्द्रता की अनुकूलतम सीमा है। ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर, इतना सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए तो इजीली प्लोइंग होगी, ड्राफ्ट कम लगेगा, खिंचाव कम लगेगा और हम देखेंगे बढ़िया फ्लाइबल भुरभुरी जो है जुताई होगी। तो 25 से 50% जो नमी होती है, इस नमी पर जुताई करना लाभदायक होता है। और जुताई में आपको ध्यान रखना है, जो ग्रीष्मकालीन जुताई होती है, ग्रीष्मकालीन समर जो प्लोइंग होती है वो बेस्ट प्लोइंग होती है। ये कब तक होती है, तो ये हम करते हैं अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून आप देखेंगे जो प्लोइंग होती है वो वाली प्लोइंग को हम कहेंगे समर प्लोइंग, ग्रीष्मकालीन जुताई। ये जुताई बहुत ही लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इससे खरपतवार कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, कीटों का नियंत्रण होता है, बीमारियों का नियंत्रण होता है, मृदा की अंतः स्पंदन दर बढ़ती है। ये सारे बेनिफिट होने के कारण ग्रीष्मकालीन जुताई को सर्वोत्तम जुताई माना जाता है। ये अप्रैल से जून के बीच में की जाती है। नमी होना चाहिए 25 से 50%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा की भौतिक स्थिति जो कि जुताई के परिणाम स्वरूप होती है, इज अ फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम द टिलेज। उस कंडीशन को कहते हैं टिल्थ। टिल्थ जो है ये भौतिक अवस्था है, या ऐसा कहें अभी जो हमने बात की कि 25 से 50% नमी, तो ये वही वाली अवस्था है जिस पर हम भू परिष्करण क्रियाएं करते हैं। देसी भाषा में अगर आप बात करें तो बतर आना, ओट आना, ऐसे शब्द आपने कभी सुने हो, उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं टिल्थ। इसी पर टिलेज ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जुताई के उद्देश्य क्या होते हैं? क्यों जुताई की जाती है, उसका क्या उद्देश्य है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। टिलेज हम क्यों करते हैं, टिलेज का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला है केवल बीज की क्यारी सीड बेड तैयार करना,
ये भी राइट आंसर है। सीड वेट का मतलब है फील्ड को प्रिपेयर कर लिया हमने सोइंग के लिए, तो ये भी है। सेकंड है केवल वायु संचार, ओनली एरेशन, सॉइल में एयर का आना जाना, हवा का आवागमन जो होता है उसे वायु संचार बोलते हैं, इसलिए भी करते हैं। ओनली वीड कंट्रोल, अरे वीड कंट्रोल भी करना है हमारे को, इसलिए भी जुताई की जाती है। यहाँ पर सारे आंसर आएंगे, ऑल ऑफ दी अबव, सारे आंसर जो है यहाँ पर राइट है। कई बार हम यहाँ सोचने लग जाते हैं कि भाई हम टिलेज क्यों कर रहे हैं, तो सीड वेट प्रिपरेशन के लिए ही टिलेज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। टिलेज जो है वो सारे ये जो हम बात कर रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए टिलेज किया जाता है, जुताई या भू परिष्करण का कार्य किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठहरे हुए जल में मृदा का मंथन करने वाले हल को क्या कहा जाता है? हल लिख रहा है यहाँ पर, है ना। इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर चर्निंग द सॉइल इन स्टैंडिंग वाटर। इम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर हल लिख रहा है ना, दोनों को ध्यान रखना, यंत्र है और यहाँ पर वो हल बोल रहा है। ये आपने देखा होगा, ये पेडी का जो फील्ड होता है, पेडी या राइस बोल लो, एक ही मीनिंग है, पेडी या राइस। पेडी या राइस फील्ड में हम क्या करते हैं कि ये जो मेड़ होती है, मेड़ में हम जुताई करके पानी भर देते हैं, वाटर लॉक कंडीशन होगी, और फिर यहाँ पर हम ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इम्प्लीमेंट है, इसे हम कहते हैं पडलर। पडलर से वहां कीचड़ बनाते हैं। कीचड़ बनाया जाता है, क्यों? कीचड़ हम इसलिए, लीचिंग लॉस जो होते हैं, लीचिंग लॉस को कम करने के लिए हम यहाँ पडलिंग करते हैं। क्यों पडलिंग से क्यों लॉस कम होगा? देखो सॉइल में ये ऐसी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स क्या करती है, जैसे यहाँ ऊपर वाटर है तो इसको नीचे ले जाए। अब अगर धान में अगर आपको वाटर लॉक कंडीशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस तरह से कीचड़ मचाकर ये जो ट्यूब्स होती है इनको बंद कर दें, तो पानी नीचे नहीं जाएगा, यहीं भरा रहेगा। तो इस प्रोसेस को पडलिंग कहते हैं, और जो इम्प्लीमेंट यूज करते हैं उस इम्प्लीमेंट को हम कहेंगे पडलर। प्रोसेस को पडलिंग और इम्प्लीमेंट को पडलर कहा जाएगा। लीचिंग लॉस को कम करने के लिए वर्क करते हैं, किसमें करते हैं? पेडी और राइस में। क्लियर? तो ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। खरपतवार के जैविक नियंत्रण में जैव कारक को निम्न प्रकार का होना चाहिए। द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड, द बायो एजेंट मस्ट। अब बायो एजेंट में क्या क्या हो सकते हैं? तो बायो एजेंट में हम देख सकते हैं इंसेक्ट, फंगस, ये हो सकते हैं। अब इंसेक्ट को हम यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना हमारे को वीट का, जैसे हमको लेंटाना कैमरा का करना है तो हमने क्रोसिडोसेमो लेंटाना ये इंसेक्ट यूज किया। तो इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हमने कहा केवल परभक्षियों से मुक्त, परभक्षी से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो पता चला उस इंसेक्ट को कोई और खा गया। सेकंड, प्रजनन क्षमता होनी चाहिए, प्रजनन क्षमता रहेगी तो नेक्स्ट पीढ़ी में भी हमारे को जो है वीट कंट्रोल मिल जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं? एक होस्ट को प्रभावित करने वाला हो, मतलब हमने कहा कि जिस प्लांट पे छोड़ा उसी को खाने वाला हो, नहीं तो पता चले उसको खा गया, बाद में क्रॉप पे आके क्रॉप को भी खा गया। तो ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए उस बायो एजेंट में जो हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल के लिए। आंसर आएगा उपरोक्त सभी, है ना। फ्री ऑफ प्रेडेटर्स, possess reproductive capacity, kill or just affect only the host, है ना। ये सारी क्वालिटी होना चाहिए बायो एजेंट जो हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइप्रस रोटंडस। साइप्रस रोटंडस का सामान्य नाम है, तो साइप्रस रोटंडस को हम कहते हैं नट ग्रास। कौन सा ग्रास बोलेंगे? नट ग्रास कहा जाता है साइप्रस रोटंडस को। ये हो गया नट। अब अगर हम देखें
ये है साइप्रस रोटेंडस। इसको नट ग्रास क्यों कहा? क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देखेंगे नट्स होते हैं, सॉइल में जो इसकी रूट होती है उसमें ऐसे नट्स होते हैं, ये इसीलिए इसे कहा जाता है नट ग्रास। नट ग्रास आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर जो रूट है इसी कारण से इसका कंट्रोल भी बहुत कठिन होता है। इसकी जो रूट्स हैं ये 5 to 7 फीट डीप होती है, और ये जो इनके नट्स हैं ये सॉइल में होते हैं बहुत अंदर तक, इसलिए इसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब यहां पर हम देखें जॉनसन, ये है बरू, नट को मोथा, ये जो है दूब घास है, और ये जो है ये है सांवा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नट ग्रास की। क्लियर है? तो नट ग्रास किसको कहा है, क्यों कहा है, उसका कारण समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से खरपतवार को भूमि के स्तर से काटने की प्रोसेस कहलाती है लवाई। लवाई या इसे मूविंग कहा जाता है। ग्रीन फोडर की कटिंग जो होती है इस प्रोसेस को हम मोइंग कहते हैं, लवाई कहते हैं। और ये जो आप इंप्लीमेंट देख रहे हो ये है मोअर। जैसे लॉन में भी आपने देखा होगा लॉन मोअर आता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ग्रास की कटिंग जो कर रहे हैं इस इंप्लीमेंट को कहते हैं मोअर, और इस प्रोसेस को कहते हैं मोइंग, लवाई करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, अपघटक जैविक पदार्थ से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर निम्न का निर्माण करती है। जल में घुलकर निर्माण करती है, किसका करेगी निर्माण? तो ये कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड को बनाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं अम्लीय मृदा निर्माण, अम्लीय मृदा का जो निर्माण होता है, जो एसिडिक सॉइल का निर्माण होता है, उसमें हम देखते हैं कि एक कारण ये भी है। कौन सा कारण है? कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, बरसात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक पदार्थ, पानी, ये सब मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, और इस अम्ल के कारण अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। उन मृदाओं का पीएच हो जाता है <7। क्या हुआ? तो कार्बनिक एसिड जो है फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वनस्पति पश्चता प्रावस्था वेजिटेटिव लेग फेस को किस रूप में जाना जाता है? वेजिटेटिव लेग फेस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसको। वेजिटेटिव लेग फेस जो है इसका मतलब ये है कि धीमी वृद्धि, धीमी वृद्धि। अब धीमी वृद्धि होगी तो हम ऐसा कह सकते हैं लंबे समय तक वृद्धि करेगी, लॉन्ग टाइम तक इसकी ग्रोथ होगी। तो लंबे समय तक अगर वृद्धि होगी तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड या इसे कहा जाता है दीप्तिकालिता, के प्रति, या इसे कह सकते हैं प्रकाश अवस्था, फोटो पीरियड के लिए क्या होगी? सेंसिटिव होगी। सेंसिटिव होगी मतलब संवेदनशील होगी। भाई लंबे समय तक अगर वृद्धि करना है तो लंबे समय तक प्रकाश काल की जरूरत पड़ेगी, ये इसका सीधा सा मतलब है। तो जो लॉग फेस है, ये जो फेस है केवल फोटो पीरियड है के लिए सेंसिटिव होती है, फोटो पीरियड सेंसिटिव होती है, ये हमारे को ध्यान रखना है लॉग फेस में। क्योंकि वृद्धि धीमी गति से हो रही है इसलिए लंबे समय तक उसको प्रकाश काल की जरूरत पड़ती है, फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री के रूप में पौधों का कौन सा हिस्सा? तो फूड फैक्ट्री तो हम पत्ती को कहते हैं, लीफ जो होती है
प्लांट्स में यही फूड फैक्ट्री होती है, ये लीफ। क्यों? क्योंकि यहीं से आप देखोगे फोटोसिंथेसिस होगा और ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेगी, है ना, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और यही पौधों के लिए और हमारे लिए भोजन होता है। ओनली प्लांट्स कैन मेक फूड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे मेक फूड। तो फूड जो है, फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो है लीफ या पत्ती। पत्ती को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कीटों को संघ में रखा जाता है। इंसेक्ट आर इंक्लूडेड इन द फाइलम। कौन सा फाइलम में है? तो इंसेक्ट का फाइलम है ऑर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें इंसेक्ट को, कीट को रखा जाता है ना। इसका मतलब क्या है? संधि युक्त पैर जो होते हैं इनके, है ना, इनका जो पैर होते हैं उसमें कई तरह की संधियां, टुकड़े जैसे बने होते हैं। जैसे अपना ये हाथ है, ये भी संधि युक्त है, बहुत सारे यहाँ पर आप देखोगे हड्डियां जुड़ी हुई है। तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा में कौन आता है? तो अर्थवर्म या केचुआ। कार्डेटा में कशेरुकी, जैसे हम लोग भी कार्डेटा में ही आते हैं। आर्थ्रोपोडा में तो कीट हो गए। नेमाटोडा में नेमाटोड। ठीक है। अब ये आर्थ्रोपोडा के अंदर भी अगर हम बात करें क्लास की, तो कीट आते हैं इंसेक्टा में। इंसेक्टा क्लास हो गया। फिर उसमें हम क्या देखते हैं कि शरीर 3 भागों में बटा रहता है। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। लेग्स जो हैं वो हम देखते हैं कितने होते हैं, तो 3 जोड़ी होते हैं। फिर ये इंसेक्ट की ये मेन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा और इसमें क्लास कौन सा है? तो इंसेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कीट नियंत्रण की निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक विधि नहीं है? यांत्रिक विधि नहीं है। इसमें से कौन कौन सी हम यूज करते हैं? तो पौधों के चारों ओर पट्टा लगाना। पौधों के चारों तरफ पट्टा लगा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई प्लांट का स्टेम है ना, जैसे मान लो ये हम बात कर देते हैं कि ये जो प्लांट है मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री में मीलीबग से बचाने के लिए हम ऐसा बेंडिंग कर देते हैं। ये यहाँ पर चिपचिपा ग्रीस बैंड, ऐसा कुछ बैंड लगा देते हैं। तो ये हो गया कि भाई चारों ओर हमने पट्टा लगा दिया वृक्ष के। ये हो गया। ये पता नहीं अंग्रेजी में क्या लिखा है, कॉलर अराउंड द प्लांट। ये आया था क्वेश्चन एग्जाम में, पर इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है लाइट ट्रैप। ये ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप्स कैसे होते हैं? तो जैसे हमने ये यहाँ पर मान लो एक लाइट जो है लगा दिया। अब ये लाइट लगा हुआ है, आप देखोगे जब ये नाइट में लाइट रहेगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से ये ऐसा ट्रैप बना रखा, लाइट ट्रैप बोलते हैं। इंसेक्ट आएंगे, यहाँ गिरेंगे और इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर केरोसिन या वाटर कुछ भी रहता है, अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ पाएंगे। इसको लाइट ट्रैप कहते हैं। अब यहाँ पर देखो हिंदी क्या किया है उसका, हल्का जाल। हल्का जाल नहीं है ये है प्रकाश जाल। लाइट का मतलब हल्का है, तो वो वाला हल्का नहीं है, ये प्रकाश जाल है। ये एग्जाम में इसी तरह से आया हुआ था, है ना। लास्ट में हम देखते हैं ट्रेंच अराउंड फील्ड। हम फील्ड के अराउंड ट्रेंच करते हैं। जैसे ये हमारा फील्ड है, हमने इसके अराउंड ऐसा ट्रेंचिंग कर दिया, तो जो इंसेक्ट थ्रू सॉइल आते हैं, है ना, ये तो ट्रेंच के कारण इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो ये भी फिजिकल में आता है ना। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, ये जो है ये नहीं आएगा, है ना, ये फिजिकल में नहीं है। ये तो मैंने आपको बोल दिया था कि ये सब यूज करते हैं, लेकिन आंसर देखें अगर, तो आंसर में क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। इनको हम यूज नहीं करते हैं, या फिजिकल में ये नहीं आता है। क्लियर है? तो ये इंसेक्ट कंट्रोल की
मेथड्स है ना, फिजिकल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्यवहार संतति उत्पन्न करने में अक्षम संकर जो हाइब्रिड होते हैं, बीज जो होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? द इनएबिलिटी ऑफ हाइब्रिड टू प्रोड्यूस वाइवल ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज। जैसे एक बात आप जानते होंगे, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, संकर मक्का का बीज हर वर्ष बदलते हैं। हाइब्रिड जो मेज है उसका सीड हमारे को हर साल नया लेना है। क्यों? क्योंकि वो जो बीज है उसके अंदर संतति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। मतलब वो जो बीज है वो उसका जो सीड होता है वो वाइबल नहीं होता, उसमें जीवन क्षमता नहीं होती है। और इसे कहा जाता है संकर बंध्यता या हाइब्रिड स्टेरिलिटी। संकर बंध्यता या हाइब्रिड स्टेरिलिटी के कारण उसका जो बीज है वो अगले साल हम कहेंगे उगने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि वाइबल नहीं होता है। ये किसके कारण हो रहा है? हाइब्रिड स्टेरिलिटी, संकर बंध्यता के कारण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि संकर मक्का का बीज हमारे को हर वर्ष बदलना पड़ता है। ये एनिमल्स में भी आपने देखा होगा कि जो खच्चर होते हैं या प्रसंकर जो होते हैं, हम कहते हैं कि वो नपुंसक होते हैं, है ना। उनकी नपुंसकता का कारण होता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ये होता है ना। मतलब उनमें जो जाइगोट है वो आगे वाइबल नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है ना। इसके आगे का जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें, MGCI के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद साथी।